मेरा दोबारा जन्म दुनिया की सबसे ताकतवर और नंबर 1 जीनियस फैमिली के वारिस के रूप में हुआ था। लेकिन मेरी मंगेतर ने सबके सामने मुझे ठुकरा दिया। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, सुयू, मैं तुम जैसे लड़के से शादी करने से अच्छा किसी कुत्ते से शादी कर लूंगी। उसकी बात सुनकर मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा पिछला वाला रूप इतना अंधा कैसे था। आखिर उसने इस एहसान फरामोश लड़की को चुना ही क्यों? टैलेंट की बात करें तो मैं उससे हर मामले में कहीं ज्यादा बेहतर था, और लिन फैमिली की तो मेरे सामने कोई औकात ही नहीं थी। अगर मैं उसे पसंद नहीं करता तो लिन फैमिली कब की खत्म हो चुकी होती। लेकिन फिर भी वो मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, कूल बनने की कोशिश मत करो और आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगी। तुम्हारा मेरे पीछे घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बातें सुनकर मैं बोर हो गया। मैंने शांत होकर कहा, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शांत हो जाओ। अगर रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ दो, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? मेरी बात सुनते ही वो हैरान रह गई। वहां मौजूद सभी लोग भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सब सोच रहे थे कि क्या सच में सू यू ने ये रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। एक लड़का तो तुरंत अपने पिता को ये खबर देने के लिए भाग गया। लेकिन लिन पांगशी को मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता, अगर हिम्मत है तो कसम खाकर दिखाओ। मैंने बिना एक पल सोचे कहा, मैं सू यू आज के बाद लिन पांगशी के लिए अपने दिल में कोई भावना नहीं रखूंगा, और कल मैं खुद तुम्हारे घर आकर इस सगाई को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो मेरा नामो निशान मिट जाए। अब जाकर उसे मेरी बात पर यकीन हुआ, लेकिन मैं मन ही मन हंस रहा था। ये लड़की खुद को कितना समझती है। क्या इसे लगता है कि एक कसम खा लेने से मैं इसे, इसकी लिन फैमिली और उस तथाकथित हीरो को छोड़ दूंगा? असल कहानी में मेरी और सू फैमिली की किस्मत उस हीरो के पैरों तले कुचल जाने वाली थी। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। मैं अपनी जिंदगी आसान और लंबी बनाना चाहता था, इसलिए लिन फैमिली और वो डेस्टिन हीरो, दोनों का अंत तय था। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिव हो गया है। मैंने तुरंत पूछा, तुम क्या कर सकते हो? सिस्टम ने जवाब दिया, मेरा काम तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर डेस्टिन विलेन बनाना है। तुम्हारा पहला मिशन है डेस्टिन हीरो चू फैंग को खत्म करना। मिशन पूरा करने पर तुम्हें बहुत बड़े इनाम मिलेंगे। मैंने सोचा, अगर मैंने अभी पूरी लिन फैमिली को खत्म कर दिया तो चू फैंग की किस्मत और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी सू फैमिली के संसाधनों से ही ट्रेनिंग कर रहा था। तभी लिन पांगशी घमंड से बोली, अब सब कुछ साफ हो गया है, मैं जा रही हूं, कल घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, अपना वादा मत तोड़ना। जैसे ही वो जाने लगी, मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, जब तुम मेरा और मेरी फैमिली का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो बी रैंक वाला हथियार और तुम्हारी उंगली में जो अंगूठी है वो भी वापस कर दो। अब उन चीजों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं उसकी बातें सुनकर हंस पड़ा। फिर मैंने सीधे उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए कहा, तुम सिर्फ एक 7th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हो। आखिर किस हिम्मत से मेरी फैमिली पर सवाल उठा रहे हो? मेरी बात सुनते ही वो गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ग्रैंड मास्टर की इज्जत करना नहीं सिखाया? मैंने तुरंत जवाब दिया, ग्रैंड मास्टर की इज्जत करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुम किस हैसियत से मुझ पर दबाव बना रहे हो? अपने 7th रैंक की ताकत के दम पर या एक छोटे से फैमिली हेड होने के घमंड में? तभी चू फैंग बीच में आ गया। वो बोला, सू यू, ग्रैंड मास्टर से इस तरह बात मत करो। मत भूलो कि वो पांगशी के पिता है। मैंने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। तभी पांगशी बोली, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अब हमारा आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम यहां से जा रहे हैं। मैंने शांत आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो सू फैमिली ने सगाई में जो भी तोहफे दिए थे वो सब वापस चाहिए। फिर मैंने एक एक चीज गिनानी शुरू कर दी। 20 किलो एट रैंक एसेंस, 2 ए रैंक हथियार, 3 बी रैंक हथियार और कई प्रॉपर्टी में हमारी हिस्सेदारी। मेरी बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। अगर ये सब वापस करना पड़ा तो लिन फैमिली की लगभग 70% दौलत खत्म हो जाती।
मैंने पूछा, क्या मेरी सारी चीजें तैयार हैं? पांगशी गुस्से से चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? रिश्ता मैंने तोड़ा है, फिर भी तुम अपने दिए हुए गिफ्ट वापस मांग रहे हो। तभी हमेशा की तरह हीरो बनने के लिए चू फैंग आगे आया। वो बोला, अगर तुम सच में मर्द हो तो रिश्ता टूटने के बाद दिए हुए तोहफे वापस नहीं मांगे जाते। लिन फैमिली का मुखिया भी बोला, हम कुछ भी वापस नहीं करेंगे। अगर अभी यहां से चले जाओ तो तुम्हारी बदतमीजी को मैं माफ कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। वो गुस्से में अपना आपा खो बैठा और सीधे मुझ पर हमला करने दौड़ पड़ा। लेकिन अगले ही पल मेरे 5वें बड़े चाचा वहां आ गए। वो एक 9th रैंक ग्रैंड मास्टर थे। उन्होंने एक ही पल में लिन हाउ को जमीन पर दबा दिया। मैं मुस्कुराते हुए बोला, लिन हाउ, तुम सिर्फ एक 7th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हो। इस यंग मास्टर पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? इसे थप्पड़ मारो। मेरे बड़े चाचा ने उसे उसकी औकात याद दिलाई। चींटी जैसी छोटी फैमिली से निकलकर भी तुम सू फैमिली के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हो। डर और गुस्से में लिन हाउ चिल्लाया, क्या एक 9th रैंक ग्रैंड मास्टर नियम तोड़ने वाला है? ऊंची रैंक वाले नीचे रैंक वालों को नहीं मार सकते। मेरे बड़े चाचा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें यही घुटनों पर जरूर ला सकता हूं। अगले ही पल लिन हाउ सचमुच घुटनों के बल जमीन पर था। अपने पिता को इस हालत में देखकर पांगशी जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुयू, तुम बहुत घटिया इंसान हो। मेरे पापा को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी चू फैंग फिर आगे आया। वो बोला, सुयू, तुम सिर्फ अपनी फैमिली की ताकत के दम पर लोगों को दबाते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा चैलेंज स्वीकार करो। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूं। हम दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन उसकी पूरी ताकत वाला हमला मैंने सिर्फ एक वार में रोक दिया। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? तुम 6th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट कब बन गए? कल तक तो तुम सिर्फ 5th रैंक के शुरुआती स्तर पर थे। मैं हंसते हुए बोला, छोटे बच्चे, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम कभी समझ नहीं पाओगे। मैंने महसूस किया कि उसकी ताकत ठीक ठाक थी, लेकिन आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ा। हार मानने के बजाय वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं ये हार कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी सिस्टम की आवाज आई। होस्ट ने हीरो की मानसिक स्थिति को बुरी तरह हिला दिया है। इनाम 1000 विलेन पॉइंट्स। मैं मन ही मन खुश हो गया। सिर्फ एक हमला और सीधे 1000 विलेन पॉइंट्स। ये चू फैंग तो मेरे लिए चलता फिरता खजाना बन गया है। चू फैंग पूरी तरह पागल हो गया। वो चिल्लाया, तुमने जरूर कोई गंदी चाल चली है। इतना कहकर वो फिर से मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन इस बार भी मैंने उसका हमला ऐसे रोक दिया जैसे किसी छोटे बच्चे का खेल हो। मैंने हंसते हुए कहा, लगता है मैंने गलती से तुम्हारी तारीफ कर दी। इतनी सी ताकत मिलते ही तुम खुद को आसमान समझने लगे। तुम्हारी ताकत अभी भी सिर्फ एक बच्चे जितनी है, और बच्चे बड़ों से लड़ाई नहीं जीत सकते। मैंने उसे जमीन पर दबा दिया। फिर मैंने लिन हाउ की तरफ देखा और पूछा, अब बताओ, क्या मेरी सू फैमिली के सारे तोहफे वापस मिलेंगे? पांगशी गुस्से से कांप रही थी। वो लगातार मुझे गालियां दे रही थी। मैं उसके पास गया और शांत आवाज में कहा, लिन पांगशी, तुम एक बात भूल रही हो। पहली बात, मैं यहां तुमसे कोई सौदा नहीं कर रहा, और दूसरी बात, तुम्हें मेरे सामने इस तरह चिल्लाने का कोई हक नहीं है। हालात बिगड़ते देखकर आखिरकार लिन हाउ चिल्लाया, बस रुक जाओ, मैं सू फैमिली की सारी चीजें वापस करने के लिए तैयार हूं। उसने बराबर कीमत के सारे संसाधन मुझे लौटा दिए। मैंने उन्हें स्वीकार किया और कहा, यही सही है। सू फैमिली की चीजें किसी को मुफ्त में नहीं मिलती। तभी सिस्टम फिर बोला, हीरोइन की फैमिली की इज्जत और किस्मत को नुकसान पहुंचाने पर इनाम। एस रैंक तियान युआन तलवार और 3000 विलेन पॉइंट्स। काम खत्म होने के बाद मैं मुस्कुराते हुए वहां से निकलने लगा। जाते जाते मैंने 9th रैंक एसेंस सबको दिखाया और कहा, अफसोस, मैं ये कीमती एसेंस लिन फैमिली हेड को देना चाहता था, लेकिन अब तुम लोग इसके लायक नहीं रहे। फिर मैंने सबके सामने ऐलान कर दिया,
आज से सू फैमिली और लिन फैमिली का हर रिश्ता खत्म। आज के बाद दोनों फैमिली के बीच कोई भी कारोबार नहीं होगा। मेरी बात खत्म होते ही वहां मौजूद दूसरी फैमिलियों और बिजनेस पार्टनर्स ने भी तुरंत अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने लिन फैमिली के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए, साथ ही जुर्माने की मांग भी कर दी, क्योंकि वो सिर्फ सू फैमिली की वजह से ही लिन फैमिली के साथ काम कर रहे थे। ये सब देखकर लिन हाउ गुस्से और बेपसी से चीखने लगा। तभी सिस्टम फिर बोला, हीरोइन की फैमिली को अप्रत्यक्ष रूप से दबाने पर 2000 विलेन पॉइंट्स मिले। इसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। मैं अकेला बैठा कुछ सोच ही रहा था। तभी मेरे पिता वहां आ गए। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, फिर बोले, घर में अपने लोग हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, क्या आप फिर से बाहरी युद्ध भूमि पर जा रहे हैं? उन्होंने कहा, हां, कुछ छोटे मोटे काम निपटाकर निकल जाऊंगा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब आखिरकार तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। इस खाली समय में पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करना। पिछले कुछ साल तुमने बेकार गवा दिए हैं। फिर उन्होंने मुस्कुराकर एक अच्छी खबर दी, मैंने पूरे सू फैमिली को आदेश दे दिया है। आज से तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए किसी भी तरह के संसाधनों पर कोई रोक नहीं होगी। ये सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच कहूं तो इतनी बड़ी दौलत और इतने सारे संसाधन होना किसी सपने से कम नहीं था। मैंने पूरे आत्मविश्वास से पापा से कहा, इस साल क्योटो मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन एग्जाम में पहला स्थान मैं ही हासिल करूंगा। पापा मुस्कुराए और बोले, अब मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है और लिन फैमिली की भी फिक्र मत करो। मैंने पहले ही लोगों को भेज दिया है, वो जल्द ही उनका काम तमाम कर देंगे। जब मैं अकेला हुआ तो मैंने अपना सिस्टम पैनल खोला। मुझे पता था कि ये सारे विलेन पॉइंट्स आगे बहुत काम आने वाले हैं। मैंने सिस्टम की शॉप खोली। अंदर ऐसी ऐसी दुर्लभ चीजें थी जिन्हें देखकर बड़े बड़े मार्शल सेंट भी लालच में आ जाएं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था आने वाले समय में चू फैंग की हर बड़ी किस्मत और हर छिपा हुआ मौका मैं छीनने वाला हूं। इसलिए मेरे पास विलेन पॉइंट्स की कभी कमी नहीं होगी। फिर मैंने उसे और ज्यादा परेशान करने का प्लान बनाया। मैंने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा, मीडिया में हमारी सगाई टूटने की खबर फैला दो, लेकिन खबर में यह भी जोड़ना कि लिन पांगशी और चू फैंग का अफेयर चल रहा है और लिन फैमिली खुलेआम चू फैंग पर अपना पैसा खर्च कर रही है। उसने तुरंत मेरा आदेश मान लिया। कुछ ही देर में यह खबर हर जगह फैल गई। हर न्यूज चैनल और अखबार में यही हेडलाइन थी, लिन फैमिली की बेटी ने अपनी सगाई इसलिए तोड़ी क्योंकि वो चुपके चुपके किसी दूसरे लड़के पर पैसा लुटा रही थी। ये खबर पढ़कर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। सब कह रहे थे, ऊपर से कितनी मासूम बनती है, लेकिन अंदर ही अंदर कितने खेल खेल रही थी। अगले ही दिन लिन पांगशी गुस्से से मेरे पास पहुंच गई। वो चिल्लाकर बोली, सुयू, तुम बहुत घटिया इंसान हो। तुमने मेरे और चू फैंग के बारे में ऐसी झूठी बातें फैलाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज तुम्हें इसका जवाब देना होगा। मैंने अनजान बनते हुए कहा, जवाब? किस बात का जवाब? मैंने मीडिया से कुछ नहीं कहा। सबने अपनी आंखों से देखा था कि हमारा रिश्ता सबके सामने टूटा था। और वैसे भी जब तुम्हारी मुझसे सगाई थी तब भी तुम हर वक्त चू फैंग के साथ घूमती रहती थी। तो लोग अगर कुछ सोच रहे हैं उसमें मेरी क्या गलती है? वो रोते हुए बोली, मैं और चू फैंग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लोगों की सोच ही गंदी है। मैंने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए यहां से चली जाओ। तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। वो रोती रही, मुझे गालियां देती रही और कहती रही कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, बस उसे जाने के लिए कह दिया। वहां खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान थे। उधर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स भी चू फैंग और पांगशी का खूब मजाक उड़ाने लगे। कुछ देर बाद हमारी यूनिवर्सिटी में मीटिंग शुरू हुई। टीचर ने कहा, ग्रेजुएशन एग्जाम में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। आज से फाइनल ट्रेनिंग शुरू होगी। उन्होंने आगे कहा, 8 दिन बाद हेवनली रैंकिंग तय की जाएगी।
जो पहला स्थान हासिल करेगा उसे 9th रैंक एसेंस, एक रैंक कैलॉय वेपन, सीधे एक 9th रैंक ग्रैंड मास्टर की ट्रेनिंग और सेना में लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी। दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को भी 8th रैंक के संसाधन और सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी। तभी मेरी नजर चू फैंग पर पड़ी। उसकी आभा पहले से बिल्कुल अलग थी। वो अब 5th रैंक के मिड स्टेज तक पहुंच चुका था। मैं मन ही मन हैरान रह गया। कमाल है, यही तो असली डेस्टिन हीरो होता है। कुछ ही दिनों में उसने पूरी एक बड़ी रैंक पार कर ली। उसकी स्पीड सच में डराने वाली है। तभी मैंने फैसला कर लिया, अब इसे और आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इसकी हर किस्मत, हर मौका और हर फायदा मैं पहले ही छीन लूंगा। मीटिंग खत्म हुई और सभी अपने अपने रास्ते चले गए। उधर चू फैंग लगातार पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा था। उसी दौरान उसे एक और ब्रेक थ्रू मिल गया। अब वो 5th रैंक के लेट स्टेज में पहुंच चुका था। उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने खुद से कहा, अब अगर कोई शुरुआती 6th रैंक वाला भी मेरे सामने आ गया तो भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसने कसम खाई, मैं सुयू को अपने पैरों तले कुचल दूंगा और उस थप्पड़ का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद चू फैंग पूरी तरह पागल हो गया। सिर्फ एक ही दिन में उसने हेवनली रैंकिंग के 9वें नंबर वाले को हरा दिया। फिर सबके सामने ऐलान किया, यह तो सिर्फ शुरुआत है, अब नंबर 1 की कुर्सी भी मेरी होगी। इतना कहकर उसने सीधे नंबर 1 को चैलेंज दे दिया। पूरा एरिना लोगों से भर गया। हर कोई उसकी लड़ाई देखने आया था। आखिरकार चू फैंग ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और नंबर 1 ये किंग को भी हरा दिया। जीतने के बाद वो स्टेज पर खड़ा होकर जोर से बोला, तुम सब मुझे हमेशा कमजोर समझते थे, मुझे सिर्फ मजाक का पात्र मानते थे, लेकिन आज मैंने अपनी ताकत साबित कर दी है। फिर उसने जोर से मेरा नाम लिया। सुयू, अगर तुम सच में मर्द हो तो कल शाम 5 बजे मुझसे लड़ने आना। मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि लिन पांगशी पर हक तुम्हारा नहीं, मेरा है। कुछ देर बाद मेरा एक दोस्त घबराया हुआ मेरे कमरे के बाहर आया। वो दरवाजा पीटते हुए बोला, भाइयों, जल्दी बाहर आओ, एरिना में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। चू फैंग ने कई टॉप स्टूडेंट्स को हरा दिया है और अब वो स्टेज से तुम्हें चैलेंज कर रहा है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मन ही मन सोचा, लगता है हमारे हीरो को अब छुप कर जीना पसंद नहीं है। मैंने आराम से कहा, चलो देखते हैं आखिर मामला क्या है। जब मैं एरिना पहुंचा, चू फैंग स्टेज पर माइक्रोफोन लेकर चिल्ला रहा था, अगर सु यू में हिम्मत है तो सामने आकर मुझसे लड़े। मैं धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ा और जोर से कहा, कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना खाली समय नहीं है। अगर तुम मेरा सिर्फ एक हमला झेल गए तो मैं हमेशा के लिए सु फैमिली छोड़ दूंगा। बोलो, ये शर्त मंजूर है? चू फैंग थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, अगर मैं जीत गया तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए? फिर उसने साफ कहा, अगर तुम मुझसे पांगशी को छोड़ने के लिए कहोगे तो मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं हंस पड़ा। फिर बोला, उस जैसी तीसरे दर्जे की लड़की में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इस शर्त में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूं। चू फैंग गुस्से में बोला, बहुत बातें हो गई, अब लड़ाई शुरू करते हैं। दोनों स्टेज पर आमने सामने खड़े हो गए। चू फैंग ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, सुयू, ये वार उस थप्पड़ का बदला है। उसने अपनी सबसे ताकतवर स्टार स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया। फिर हवा में ऊंची छलांग लगाकर सीधे मेरे सिर पर हमला कर दिया। मैंने बोर होते हुए कहा, मुझे एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भी मेरे सिर के ऊपर उड़ने की कोशिश करे। चू फैंग घमंड से चिल्लाया, इस हमले को तुम कभी नहीं रोक पाओगे, हार मान लो। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, बहुत शोर मचा रहे हो। अगले ही पल मैंने एक छोटे से वार में उसका सबसे ताकतवर हमला पूरी तरह तोड़ दिया। ये देखकर चू फैंग की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ ही नहीं आया, आखिर ये हुआ कैसे। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, मुझे कोई भी मेरे सिर के ऊपर उड़ता हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है।
अब मैं सिर्फ एक हमला करूंगा। अगर तुम इसे झेल गए तो मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। इतना कहकर मैंने अपनी हेवनली स्किल का इस्तेमाल किया। अगले ही पल एक जबरदस्त दबाव सीधे चू फैंग के ऊपर टूट पड़ा। वो घबराकर चिल्लाया, ये नामुमकिन है। उसने अपनी सारी सबसे ताकतवर तकनीकें एक साथ इस्तेमाल कर दी, लेकिन आखिर में वो धूल में पड़ा हुआ बुरी तरह हार चुका था। तभी उसकी यूनिवर्सिटी का एक टीचर आगे आया और किसी तरह उसकी जान बचा ली। चू फैंग शर्म से सिर झुकाकर बोला, टीचर, माफ कर दीजिए, मैंने आपको निराश कर दिया। कुछ ही देर बाद स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हान वहां आ पहुंचे। आते ही वो मुझ पर चिल्लाने लगे, सुयू, तुमने चैलेंज मैच में जानलेवा हमला किया है। तुमने स्कूल के नियम तोड़ दिए हैं। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, जरा मुझे भी बताइए, मैंने कौन सा नियम तोड़ा है? जहां तक मुझे याद है, रैंकिंग टूर्नामेंट कोई साधारण मुकाबला नहीं होता। यहां तो हमें अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए कहा जाता है, ताकि हर लड़ाका अपनी असली क्षमता दिखा सके। और सुरक्षा के लिए टीचर्स पहले से मौजूद थे। तो पूरी ताकत से लड़ना कब से नियम तोड़ना हो गया? मेरी बात सुनकर वाइस प्रिंसिपल हान का घमंड टूट गया। वो गुस्से में चिल्लाए, सुयू, तुम जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया? मैंने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, हमारी सू फैमिली के नियम बहुत सख्त हैं। हम हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं की जो इज्जत के लायक हो। जो इंसान शिक्षक कहलाने के लायक ही नहीं है, उसे मैं अपना बड़ा नहीं मानता। मेरी बात सुनते ही हान पूरी तरह गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, मैं देखता हूं तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से मिली है। उनकी ताकत बढ़ती देखकर मैंने उन्हें सीधा चेतावनी दी, अगर आपने अपनी एट रैंक की ताकत से मुझ पर हमला किया तो अपनी मौत के लिए तैयार रहिए। हमारी सू फैमिली कभी बिना वजह किसी को नहीं दबाती, लेकिन हम किसी से डरते भी नहीं हैं। अगर गलती मेरी होती तो आप मुझे मार भी देते। हमारी फैमिली एक शब्द नहीं कहती, लेकिन बिना किसी सबूत के अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया तो हमारी सू फैमिली के सारे मार्शल सेंट, सारे 9th रैंक और 8th रैंक योद्धा आपको इस दुनिया से मिटा देंगे। वाइस प्रिंसिपल हान जोर से हंस पड़े। वो बोले, एक छोटा सा लड़का पूरी सू फैमिली की तरफ से बात नहीं कर सकता। मैंने भीड़ में खड़े अपने भाइयों की तरफ देखा और पूछा, अगर ये वाइस प्रिंसिपल बिना वजह मुझे मार दे तो तुम लोग क्या करोगे? मेरे सवाल के साथ ही मेरे सभी भाई शेर की तरह गरज उठे। अगर हमारी फैमिली के किसी भी सदस्य को बिना वजह मारा गया तो हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और इस आदमी के साथ साथ इसकी पूरी नस्ल खत्म कर देंगे। उसी समय मेरे दूसरे बड़े दादा वहां पहुंच गए। उनकी भारी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, वाइस प्रिंसिपल हान, मैं भी यहां मौजूद हूं। पहले ये बताओ, मेरे पोते ने आखिर कौन सा अपराध किया है? अगर इसने सच में नियम तोड़े हैं तो इसे सजा दो। सू फैमिली कभी शिकायत नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है तो चाहे हमें किसी महान मार्शल सेंट से ही दुश्मनी क्यों न करनी पड़े, हम इसका बदला जरूर लेंगे। ये सुनते ही वाइस प्रिंसिपल हान के माथे पर पसीना आ गया। वो हकलाते हुए बोले, ये स्कूल है। नियम तोड़ने वालों को सजा देना स्कूल का अधिकार है। तभी वहां प्रिंसिपल भी आ गए। मैंने सीधे उनसे पूछा, प्रिंसिपल सर, कृपया आप ही बताइए, क्या मैंने कोई नियम तोड़ा है? चू फैंग ने मुझे खुलेआम चैलेंज किया था। मैंने उससे नीचे रैंक पर होते हुए भी अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। इसमें कौन सा नियम टूटा? अगर कोई नियम नहीं टूटा तो वाइस प्रिंसिपल मुझे सजा क्यों देना चाहते हैं? प्रिंसिपल ने मेरी बात से सहमति जताई। आखिरकार वाइस प्रिंसिपल हान को सबके सामने मानना पड़ा कि उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था। फिर उन्होंने मुझसे माफी मांगी, लेकिन मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैं आपकी माफी स्वीकार नहीं करता। इतना सुनते ही मेरे बड़े दादा ने एक जोरदार थप्पड़ हान के चेहरे पर जड़ दिया। उन्होंने कहा, सिर्फ नकली माफी मांग लेने से सू फैमिली की बदनामी की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। ये थप्पड़ मार्शल सेंट फैमिली की बेइज्जती करने की सजा है। अपने टीचर को पिटते देखकर चू फैंग का हीरो वाला मूड फिर जाग गया।
वो जोर से बोला, सुयू, आज का दिन याद रखना। आज तुमने अपनी फैमिली की ताकत के दम पर मुझे और मेरे टीचर को दबाया है, लेकिन एक दिन मैं खुद इस बेइज्जती का बदला लूंगा। उसकी फिल्मी डायलॉगबाजी सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, ठीक है बच्चे, तब तक मेहनत करते रहना। आखिर में प्रिंसिपल ने सबके सामने ऐलान किया, इस मुकाबले का असली विजेता सू यू है। फिर उन्होंने एक और बड़ी खबर सुनाई। उन्होंने कहा, कल रैंकिंग फाइनल होने के बाद टॉप 20 स्टूडेंट्स को हमारे पुराने 9th रैंक प्रिंसिपल की विरासत पाने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही पूरा मैदान खुशी से गूंज उठा, क्योंकि एक 9th रैंक ग्रैंड मास्टर की विरासत किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती थी। इसके बाद प्रिंसिपल ने मेरी फैमिली के बड़ों से कहा, अब सू यू की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल की है। आप लोग निश्चिंत होकर वापस जा सकते हैं। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल हान को सख्त चेतावनी दी, अगर सू यू के खिलाफ किसी भी तरह की हत्या की योजना बनाई तो कोई मंत्री भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, अब जाकर आराम करो। परसों स्कूल के पीछे वाले नर्सिंग होम में एक मीटिंग होगी, समय पर वहां पहुंच जाना। घर लौटते ही मेरे दिमाग में फिर सिस्टम की आवाज गूंजी। इनाम 15,000 विलेन पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स हेवन एंड अर्थ पावर, एक तियान पिल और एक सोल सेविंग क्रिस्टल। इतना बड़ा इनाम देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस बार मुझे सच में बहुत बड़ा फायदा हुआ था। मैंने मन ही मन अगला प्लान भी बना लिया। जिस दिन आउटर डायमेंशनल बैटलफील्ड में मौजूद मार्शल गॉड का खजाना मुझे मिल जाएगा, उस दिन इस चू फैंग की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं बचेगी। उस रात मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला। अगर मुझे अगले लेवल तक पहुंचना था तो पहले अपने शरीर को पूरी तरह तैयार करना जरूरी था। मैंने ब्लड वाइटैलिटी बढ़ाने का ऑप्शन चुना। सिस्टम बोला, इसे 100% तक पहुंचाने के लिए 2,900 विलेन पॉइंट्स लगेंगे। मैंने बिना सोचे तुरंत पॉइंट्स खर्च कर दिए। अचानक मेरे पूरे शरीर में एक जबरदस्त ऊर्जा दौड़ने लगी। तभी मुझे समझ आया, आखिर सभी बड़े हीरो ब्रेकथ्रू से पहले अपनी ब्लड वाइटैलिटी को 90% से ऊपर क्यों रखते हैं। मैंने महसूस किया, उस वक्त जो ताकत मेरे अंदर दौड़ रही थी, वो एहसास ही बिल्कुल अलग था। मेरे ब्रेकथ्रू से निकली ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि पूरा आसमान बदलने लगा। चारों तरफ एक अजीब सा दृश्य बन गया। बाहर मौजूद लोगों ने भी इस बदलाव को महसूस कर लिया। सब लोग हैरानी से कहने लगे, ये ऊर्जा तो सू यू की विला से आ रही है। क्या वो हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर बनने वाला है? ये खबर सुनते ही मेरे दादा दादी और घर के बड़े तुरंत वहां पहुंच गए। मुझे देखकर उनकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। उन्हें हमेशा लगता था कि मैं एक लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं चुपचाप ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुका था। आसमान में बिजली चमकने लगी, लेकिन ये विनाश वाली बिजली नहीं थी। उस बिजली के अंदर एक नई जिंदगी देने वाली जबरदस्त लाइफ फोर्स छिपी हुई थी। मैंने उसी लाइफ फोर्स को अपने शरीर में समाना शुरू किया और उसके सहारे अपने शरीर में इमॉर्टल सब्सटेंस तैयार करने लगा। काफी देर तक लगातार साधना करने के बाद आखिरकार मैं सफलतापूर्वक 7th रैंक ग्रैंड मास्टर बन गया। मेरा पूरा शरीर चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर आग जल रही हो। मैंने मन ही मन सोचा, अब मेरी असली लड़ने की ताकत एक सामान्य 7th रैंक योद्धा से कितनी ज्यादा होगी। मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि अगर अभी मुझे आउटर बैटलफील्ड में भेज दिया जाए तो मैं अकेले ही सबको खत्म कर सकता हूं। मेरे बड़े दादा मुस्कुराए। उन्होंने मेरी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम्हारी नींव बहुत मजबूत है और तुम्हारे शरीर की आभा भी बिल्कुल स्थिर है। मैंने मुस्कुराकर उनका धन्यवाद किया। फिर उन्होंने गर्व से कहा, अगर तुम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो 20 साल के अंदर 9th रैंक मार्शल सेंट बन जाओगे और 50 साल के अंदर एक पूर्ण मार्शल सेंट। फिर उन्होंने कहा, अब आराम करो और कल पुराने नर्सिंग होम जाना मत भूलना। अगले दिन मैं पुराने नर्सिंग होम पहुंच गया। प्रिंसिपल हमें एक रिटायर्ड बुजुर्ग,
ओल्ड झाओ से मिलवाने ले गए। वहां बैठे बाकी सभी दिग्गज आपस में मेरी ही बात कर रहे थे। सब कह रहे थे, सू फैमिली की किस्मत सच में कमाल की है। उनके घर से एक हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर निकला है। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अंदर जा रहे थे। कुछ देर बाद मेरी बारी आई। जैसे ही मैं अंदर गया, ओल्ड झाओ ने मुस्कुराकर मुझे बैठने को कहा। उन्होंने मेरी ताकत महसूस की, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, हमारे स्कूल में हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर का आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अफसोस, मेरी मार्शल आर्ट विरासत तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने उसे किसी और के लिए चुन लिया है, लेकिन एक सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें किसी भी मार्शल आर्ट के बारे में मार्गदर्शन दे सकता हूं। जो पूछना हो पूछो, मैंने सम्मान से कहा। मुझे किसी तकनीक की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उस मिस्टिक रूइन की चाहिए। क्या आपको उसके अंदर का असली राज पता है? मेरी बात सुनकर ओल्ड झाओ का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, मैं यकीन से कह सकता हूं, उस रूइन का मार्शल गॉड से कोई संबंध नहीं है। बस इतना सुनना ही मेरे लिए काफी था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा निशाना बिल्कुल सही है। इसके बाद ओल्ड झाओ ने मुझसे एक अनुरोध किया। उन्होंने कहा, मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, उसका बेटा 19H सिटी में रहता है। अगर तुम अगले 100 साल तक उसकी रक्षा करने का वादा करो तो मैं ये चाबी तुम्हें दे दूंगा। मैंने बिना एक पल सोचे कहा, 100 साल उसकी रक्षा करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसमें अच्छा टैलेंट हुआ तो मेरी सू फैमिली उसे सबसे अच्छे संसाधन देगी और उसे एक लेजेंड बनाएगी। मेरी बात सुनकर ओल्ड झाओ बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत मुझे वो चाबी दे दी। साथ ही उन्होंने अपनी पसंद की एक और दुर्लभ रहस्यमयी वस्तु भी मुझे दे दी। वो मुस्कुराकर बोले, अब मेरी जिंदगी ज्यादा बाकी नहीं है। इन चीजों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं रहा। बस मेरे दोस्त के बेटे का ख्याल रखना। मैं मन ही मन मुस्कुराया। वाह, मैंने चू फैंग की एक और सबसे बड़ी किस्मत छीन ली। फिर ओल्ड झाओ हंस पड़े और मुझे बाहर भेज दिया ताकि बाकी स्टूडेंट्स को वो अपनी असली विरासत दे सके। जैसे ही मैं बाहर निकला, सिस्टम की आवाज फिर गूंज उठी, बधाई हो, आपने दुश्मन हीरो की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सफलतापूर्वक छीन ली है। इनाम में आपको स्टार शैटरिंग रैंक वेपन प्राप्त हुआ है। कुछ देर बाद स्कूल की तरफ से आखिरी नोटिस जारी किया गया। उसमें लिखा था, 7 दिन बाद सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा होना होगा। फाइनल टेस्ट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड में होगा। और सबसे जरूरी बात, जिंदा वापस लौटना। उधर चू फैंग भी अपनी बन ट्रेनिंग पूरी करके बाहर आ चुका था। वो सीधे लिन फैमिली के घर पहुंचा। लिन हाओ और पूरा परिवार उसका स्वागत किसी खास मेहमान की तरह करने लगा। लिन हाओ गर्व से बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मैंने इसे अपना कीमती बीरांग वेपन देकर कोई गलती नहीं की। चू फैंग ने सम्मान से कहा, अगर सू फैमिली के दबाव के बावजूद आप लोगों ने मेरा साथ न दिया होता तो मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। फिर उसने लिन पांगशी की तरफ देखा और कहा, मैं वापस आ गया हूं। अब अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करने में लगा दूंगा। अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये सुनते ही लिन पांगशी शर्म से लाल हो गई। तभी लिन हाओ बीच में बोले, चू फैंग, बैठो और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड में मेरी बेटी और लिन फैमिली के बाकी बच्चों का भी ध्यान रखना। चू फैंग ने सीना ठोक कर कहा, जिस परिवार ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद चू फैंग ने अपना असली प्लान सबके सामने रखा। उसने कहा, आजाम स्टूडेंट्स और छोटे परिवार सू फैमिली के घमंड से तंग आ चुके हैं। सबको लगता है कि सू फैमिली खुद को सबसे बड़ा समझती है। इसलिए हमें एक खास गठबंधन बनाना चाहिए जहां दूसरे और तीसरे दर्जे के सारे परिवार मिलकर आउटर बैटलफील्ड में सू फैमिली और बाकी बड़े परिवारों का सामना करेंगे। लिन हाओ को ये योजना बहुत पसंद आई। उन्होंने खुशी खुशी इस गठबंधन को बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरा माहौल खुशियों से भर गया। फिर लिन हाओ मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों जवान लोग इतने दिनों बाद मिले हो। जाओ, कुछ देर बगीचे में अकेले बात कर लो। कुछ दिनों बाद आखिरकार हमारी यूनिवर्सिटी की टीम
एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड के लिए रवाना हो गई। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, अब वक्त आ गया है पूरी दुनिया को असली मार्शल सेंट फैमिली की ताकत दिखाने का। रास्ते में मुख्य अधिकारी ने हम सबको लंबा भाषण दिया। उन्होंने कहा, तुम सब ड्रैगन कंट्री का भविष्य हो, लेकिन ये बैटलफील्ड कोई खेल नहीं है। यहां तुम्हारा सामना उन दूसरी जातियों के योद्धाओं से होगा जो मौत को बहुत करीब से देख चुके हैं। जो इस खूनी युद्ध से जिंदा वापस लौटेगा वो एक असली 6th रैंक या 7th रैंक ग्रैंड मास्टर बनकर निकलेगा। मुख्य अधिकारी ने आखिर में सबको शुभकामनाएं दी। उम्मीद है तुम सब सुरक्षित वापस लौटोगे। कुछ समय तक सफर करने के बाद हम आखिरकार एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचे, 1000 ईयर लोन सिटी। वहां 9th सिटी के जनरल किंटन ने हमारा जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा, तुम सबके रहने का इंतजाम पहले ही कर दिया गया है। आराम करने के बाद शाम ठीक 5 बजे मुख्य मैदान में सभी को इकट्ठा होना है। उधर रास्ते में चू फैंग मेरे पास आया। वो घमंड से बोला, सुयू, अब हम आउटर बैटलफील्ड में आ चुके हैं। यहां मैं तुम्हें आम लोगों की ताकत दिखाऊंगा। तुम जैसे अमीर घर के लोग सिर्फ पैसे पर भरोसा करते हो, लेकिन असली लोगों और योद्धाओं का साथ तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे एक साथी ने धीरे से कहा, बॉस, ये लोग क्यों सोचते हैं कि हमने इन्हें हमेशा दबाया है? सच्चाई तो बिल्कुल अलग है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद ये बेवकूफ अपनी ही गलतफहमी में जी रहे हैं। कुछ देर बाद चू फैंग अलग अलग यूनिवर्सिटी और सामान्य परिवारों के छात्रों से मिलने लगा। तभी उसकी मुलाकात मिलिट्री अकादमी की स्टूडेंट फैंग हो से हुई। वो उसके पास गया और बोला, अगले 4 साल हम एक दूसरे का साथ देंगे। इसके बाद उसने फिर अपना ड्रामा शुरू कर दिया। वो सबके सामने मेरी बुराई करने लगा। सुयू मार्शल सेंट फैमिली का नाम लेकर लोगों को डराता है, जबरदस्ती सगाई करता है। जब मेरी दोस्त ने मना किया तो उसने रिश्ता तोड़ दिया और उसके पिता को भी बुरी तरह पीटा। इसी वजह से सभी स्टूडेंट्स उससे दूर रहते हैं, क्योंकि सबको डर है कि कहीं वो उन्हें भी न मार दे। तभी लिन पांगशी भी आगे आई। वो रोने का नाटक करते हुए बोली, मैंने 7 साल तक उसे साफ मना किया, लेकिन उसने अपनी ताकत के दम पर हमारे पूरे परिवार को परेशान किया। उन दोनों की बातें सुनकर आसपास खड़े कई साधारण स्टूडेंट्स गुस्से में आ गए। उन्हें लगने लगा कि बड़े परिवार सच में बहुत बुरे होते हैं। फैंग हो चुपचाप उनकी सारी बातें सुनती रही। फिर अचानक उसने गुस्से में पूछा, एक बात बताओ, तुम सब में से किसी के साथ कभी किसी बड़े परिवार ने सच में ऐसा किया है, या सिर्फ इस लड़की की कहानी सुनकर यकीन कर लिया? चू फैंग बोला, इन बड़े घर वालों पर भरोसा मत करना, ये लोग बहुत चालाक होते हैं। लेकिन फैंग हो के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने जोर से मेरी तरफ देखा और बोली, बॉसू, क्या यही वो नया टॉय बॉय है जिसकी खबरें पूरे इंटरनेट पर चल रही थी? और इसके साथ यही घमंडी औरत है। सच कहूं, दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। चू फैंग चौंक गया। वो बोला, तुम क्या बोल रही हो? फैंग हो जोर से हंस पड़ी। वो बोली, मैं बस तुम दोनों का मजाक उड़ा रही हूं। तुम और ये नकली लड़की दोनों एक जैसे हो। इसके बाद उसने अपनी मिलिट्री अकादमी के साथियों की तरफ मुड़कर जोर से कहा, भाइयों, एक बात का जवाब दो, तुम लोग इन दोनों की बात मानोगे या हमारे बॉस सू यू की? मैं भी आगे बढ़ा। फिर मैंने सबकी तरफ देखकर कहा, कुएं का मेंढक हमेशा अपनी छोटी सी दुनिया को ही पूरा सच समझता है। फिर मैंने चू फैंग की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुछ झूठी बातें बोलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दोगे? चू फैंग के चेहरे पर पसीना आ गया। वो बोला, सू यू, अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो? फैंग हो ने हंसते हुए कहा, यहां कोई खेल नहीं चल रहा। हमने कई साल पहले ही तुम्हारे और लिन फैमिली की पूरी जांच कर ली थी। अगर आउटर बैटलफील्ड के नियम न होते तो हमारी अकादमी के 3000 स्टूडेंट्स कब के तुम्हारे घर पहुंच चुके होते और तुम दोनों से अकेले में बात करते। मैंने अपने साथियों की तरफ देखा और जोर से कहा, भाइयों, इन लोगों को बताओ,
क्या सू यू कभी किसी के घर में घुसकर उसे परेशान करेगा? 3000 सैनिक एक साथ गरज उठे। कभी नहीं। मैंने फिर चू फैंग की तरफ देखा। अब बताओ, ये लोग तुम्हारी अकेली झूठी कहानी पर भरोसा करेंगे या मेरे इन 2762 मेहनती भाइयों की बात पर? फिर मैंने अपने साथियों से पूछा, क्या तुम लोग मेरी फैमिली के मार्शल सेंट रैंक से डरते हो? सबने एक साथ जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैंने आखिरी सवाल पूछा, बताओ, सीमा पर अपनी जान जोखिम में डालकर इस देश की रक्षा कौन करता है ताकि ये लोग अपने परिवार के साथ चैन से रह सकें? सभी ने एक साथ जवाब दिया, हमारे गर्व, मार्शल सेंट्स। मैंने आगे कहा, यहां मौजूद इन लोगों में से किसी के पिता अमीर नहीं है। ये किसी एलिट फैमिली से नहीं आते। इन सबने नीचे से मेहनत करके यहां तक का सफर तय किया है। हम जैसे बड़े परिवारों ने इन्हें शुरुआती संसाधन और मदद दी, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। इन्होंने अपनी मेहनत से ताकत हासिल की और आज अपने देश का सहारा बने हुए हैं। फिर मैंने ऊंची आवाज में पूछा, बताओ, क्या इनमें से किसी को मुझसे या किसी एलिट फैमिली से नफरत है? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने फिर कहा, जब चू फैंग जैसा इंसान, जो पहले से अच्छी हालत में था, खुद को गरीबों का शिकार बताता है, तो उन लोगों का क्या होगा जो सच में जमीन से उठकर यहां तक पहुंचे हैं? इसके बाद फैंग हो ने चू फैंग को करारा जवाब दिया। वो बोली, बॉस सू बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी एलिट फैमिली ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम बस इंटरनेट की बातें सुनकर उनसे नफरत करने लगे हो। फिर उसने सबकी तरफ देखकर कहा, ध्यान से सुनो, हमारी अकादमी सू यू की इज्जत उसके पिता की वजह से नहीं करती। पहले साल इसी सू यू ने बराबर ताकत पर अकेले पूरे मैदान को हिला दिया था। उसने 3000 स्टूडेंट्स की हड्डियां तोड़ दी थी और एक भी मुकाबला नहीं हारा था। तुम लोगों को उसकी असली ताकत का अंदाजा भी नहीं है। तभी मेरे सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आ गया। सूचना, मुख्य पात्र चू फैंग की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इनाम में 3000 विलन पॉइंट्स प्राप्त हुए। इसके साथ ही मुझे एक एक्सयूएन पिल भी मिली, जिसकी सिर्फ एक गोली मेरी मौजूदा 7th रैंक ग्रैंड मास्टर ताकत को एक छोटा लेवल और बढ़ा सकती थी। मैं मन ही मन हंस पड़ा। लगता है मैंने इस आलसी भेड़ चू फैंग का एक बार फिर पूरा फायदा उठा लिया। इसे जिंदा रखने का अपना ही मजा है। असल फायदा तो तब मिलेगा जब ये पूरी तरह मोटा हो जाएगा और मैं इसकी सारी किस्मत एक साथ लूट लूंगा। इसी बीच हमारे जनरल वहां पहुंचे। उन्होंने सभी को आधिकारिक जानकारी देना शुरू किया। उन्होंने कहा, ये कैंप मानव सीमा के बीच वाले सुरक्षित इलाके में है, इसलिए फिलहाल सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सबका सबसे पहला लक्ष्य अगले 4 साल तक जिंदा रहना है और सफलतापूर्वक ग्रेजुएशन पूरा करना है। उन्होंने आगे कहा, दूसरा सबसे जरूरी काम है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करना। 4 साल बाद जिसके पास तय संख्या में पॉइंट्स होंगे वही सफलतापूर्वक ग्रेजुएट होगा। एलियन जातियों से लड़कर, दुर्लभ संसाधन इकट्ठा करके, खतरनाक जंगल के राक्षसों को मारकर उनके कोर हासिल करके और नए रिसोर्स जोन खोजकर तुम पॉइंट्स कमा सकते हो। उन्होंने साफ कहा, अगर कोई अपनी दुर्लभ चीजें सेना को देना चाहता है तो वो पूरी तरह उसकी मर्जी होगी। ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा करने पर अतिरिक्त पॉइंट्स जरूर मिलेंगे। इसके बाद उन्होंने 2 अहम नियम बताए। कल से तुम सभी को आउटर लिमिट्स के अनटच्ड जंगल एरिया में भेजा जाएगा, जहां पूरे 10 दिनों तक असली बैटल ट्रायल चलेगा। काम बहुत सीधा था। जितने हो सके उतने खतरनाक राक्षसों का शिकार करना था। उनके एनर्जी कोर इकट्ठा करने थे। जैसे जैसे हम कोर हासिल करते, हमारे पॉइंट्स और रैंकिंग रियल टाइम में अपडेट होते रहते। फिर आखिरी घोषणा की गई, इस पूरे मिशन में टॉप 10 में आने वाले छात्रों को सीधे फर्स्ट सिटी भेजा जाएगा, जहां ब्लू प्लैनेट की सभी यूनिवर्सिटीज का सबसे बड़ा क्लैश बैटल टूर्नामेंट होगा। वहां जीतने वालों को बेहद कीमती इनाम और दुर्लभ खजाने मिलेंगे। घोषणा खत्म होते ही सबको उनके आईडी कार्ड बांटे गए और आखिरकार हमें पूरे इलाके में अपनी मर्जी से घूमने की अनुमति मिल गई।
उसी समय मुझे पापा सु लॉन्ग का संदेश मिला। कुछ देर बाद मैं उनके पास पहुंच गया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, इस बार मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। कल होने वाले सामान्य असेसमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आराम से बेस पर रहकर अपनी ट्रेनिंग करो। फिर उन्होंने कहा, इस साल होने वाली 5 रीजन्स एक्सचेंज कंपटीशन में मुझे चाहिए कि तुम नियन और हैफी रीजन के प्रतिनिधि छात्रों पर खास नजर रखो। उनकी हर हरकत को ध्यान से देखना। हमें शक है कि इन दोनों क्षेत्रों का कुछ लोगों ने एलियन रेस के साथ हाथ मिला लिया है। मैंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ खुद संभालूंगा। पापा मुस्कुराए। अगर इस काम में मार्शल सेंट फैमिली का बेटा लगा है तो अब मुझे कोई चिंता नहीं। फिर उन्होंने कहा, बेटा, असेसमेंट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें फ्रंटलाइन पर तुम्हारे दादाजी से मिलवाना चाहता हूं। वो भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है, लेकिन वहां एलियन रेस का मार्शल सेंट हर समय उन पर नजर रखता है, इसलिए वो वहां से निकल नहीं सकते। इसके बाद पापा ने जनरल क्वीन की तरफ देखा। जनरल क्वीन, आपको तकलीफ दी उसके लिए माफ कीजिए। जनरल क्वीन तुरंत बोली, फैमिली हेड, ऐसी बातें मत कहिए। कभी आपने मेरी जान बचाई थी। मेरे 9th रैंक ब्रेक थ्रू के लिए जरूरी संसाधन भी आपने ही दिए थे। आज अगर मैं यंग मास्टर को बुलाने आई हूं तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पापा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो संसाधन तुम्ही ने अपने मिलिट्री मेरिट से हासिल किए थे। मैंने सिर्फ उन्हें बदलवाया था। मैंने जनरल क्वीन को बधाई दी। बधाई हो जनरल क्वीन, जल्द ही आप 9th रैंक ग्रैंड मास्टर बनने वाली हैं। लगता है लेफ्टिनेंट जनरल बनना अब सिर्फ समय की बात है। जनरल क्वीन हंस पड़ी। यंग मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं, ये सब सिर्फ किस्मत है। फिर उन्होंने कहा, चलो आज मिलिट्री बेस में साथ खाना खाते हैं। कई साल हो गए तुम्हें यहां आए हुए, शायद बीस्ट मीट का स्वाद भी भूल गए हो। इधर असेसमेंट भी खत्म हो चुका था। चू फैंग ने सभी को चौंका दिया। उसने 7280 पॉइंट्स हासिल किए और 27th रैंक बीस्ट मारकर सीधे पहले स्थान पर पहुंच गया। दूसरे नंबर पर ये चिंग रहा, तीसरे नंबर पर फैंगटिंग। इसी के साथ एक्सचेंज कंपटीशन की फाइनल टीम तय हो गई। इंस्ट्रक्टर ने कहा, मैं पहले सिटी लॉर्ड के घर रिपोर्ट देने जा रहा हूं। तुम लोग तब तक आपस में मिलो जुलो। इसी दौरान एक छोटा सा ड्रामा शुरू हो गया। एक लड़का लिन पांगशी के पास आया। वो मुस्कुराकर बोला, तुम तो काफी खूबसूरत हो, लेकिन सिर्फ 5th रैंक में होकर भी कंपटीशन में आ गई। लगता है तुम्हारे मार्शल आर्ट्स ज्यादा खास नहीं है। क्यों ना आज रात साथ बैठकर कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। लिन पांगशी गुस्से में चिल्लाई, घटिया इंसान। पास खड़ा चू फैंग बोला, अभी हाथ मत उठाना, इसे थोड़ी देर और जीने दो। अरीना में इसका हिसाब मैं खुद करूंगा। उसी समय एक दूसरी लड़की वहां आई। वो लड़का फिर बोला, सुंदरी, जरा अकेले में चलो, थोड़ी मार्शल आर्ट्स डिस्कशन कर लेते हैं। लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, दफा हो जाओ। वो लड़का हंसते हुए बोला, ये रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। अगले ही पल मैं वहां पहुंचा और उसे पकड़कर सीधे जमीन पर पटक दिया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, हम जैसे लोगों से बात करने का मौका मिलना तुम्हारी किस्मत है। अगर ढंग से बात नहीं कर सकते तो चुप रहो। वो गुस्से से फट पड़ा, हरामजादे, मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी किसी ने उसे रोक लिया। वो फिर बोला, अगर आज मुझे जवाब नहीं मिला तो ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मैंने पूछा, मुझे धमकी दे रहे हो? वो गरजा, एक मुक्का खाकर देख। और अगले ही पल हम दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही देर बाद जनरल नसाबी वहां आ पहुंचे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम लोग 5 नेशंस पैक्ट तोड़ना चाहते हो? अरीना के अंदर किसी की हत्या करना मना है। अगर कोई घायल हो जाए तो उसे वापस ले जाना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ से जवाब आया, क्या सिर्फ घायल होना ही काफी है? तुम लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे पूरी दुनिया से दुश्मनी लेना चाहते हो। जनरल नसाबी बोले, ड्रैगन नेशन हमेशा पैक्ट का पालन करता है।
तो फिर हम दुनिया के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? उन्हें तुरंत छोड़ दो। उधर चू फैंग मन ही मन सोच रहा था, हाँ हाँ, सारा दिन बस दिखावा करना आता है, असल में सिर्फ बहाने बना रहे हैं। कुछ देर बाद अगला मुकाबला शुरू हुआ। 9 सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स बनाम 36 सिटी। किसी ने कहा, जनरल यांग मैच बहुत शानदार तरीके से सेट करते हैं। मैंने सामने खड़ी एक लड़की को देखा। मन ही मन सोचा, ये लड़की तो पोप की बेटी से भी ज्यादा पवित्र लग रही है। मुकाबला शुरू हुआ और उसने सिर्फ एक ही वार में जीत हासिल कर ली। उसके बाद उसे दोबारा कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं मन ही मन बोला, कितनी जबरदस्त है ये। भीड़ में किसी ने कहा, सच्ची ताकतवर लड़की ऐसी होती है। दूसरा लड़का बोला, इसमें बड़ी बात क्या है, मेरे पास भी इतनी ताकत होती तो मैं भी ऐसा ही करता। उधर चू खैंग ने लिन पांगशी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारी पांगशी पूरी दुनिया को चौंका देगी। तब सारे जीनियस उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। मैं हंसते हुए बोला, पहले नंबर और 10वें नंबर की जोड़ी सच में शहद जैसी मीठी लग रही है। मैं इशारा चू फैंग और लिन पांगशी की तरफ कर रहा था। मेरे एक साथी ने उस 5th रैंक लड़की की तारीफ की जिसने 26th रैंक जीनियस को हराकर टॉप 10 में जगह बनाई थी। मैंने कहा, उसमें फीमेल सेंट बनने लायक टैलेंट है। मेरा साथी बोला, सही कहा, इतना खतरनाक टैलेंट मैंने पहले नहीं देखा। तभी चू फैंग मेरी तरफ देखकर बोला, सुयू, अब ताने मारना बंद करो, अरीना में आओ। मैं तुम्हें पांगशी के सामने घुटनों पर झुकाकर माफी मंगवाऊंगा। मैं ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मुझे तो बस ये देखना है कि अरीना में मरता कैसे है। इसके बाद हमारी 9 सिटी टीम का मुकाबला 36 सिटी टीम से शुरू हुआ। मैं अरीना में पहुंचा और सामने खड़े घमंडी दुश्मनों से कहा, तुम लोगों की मौत का समय आ चुका है। उन्होंने भी जवाब दिया, आज तुझे यहीं मार देंगे। लड़ाई शुरू होते ही चू फैंग फिर सबका बॉस बनने लगा। वो बोला, दुश्मन के 6th रैंक फाइटर्स शारीरिक ताकत में बहुत मजबूत हैं। मैं अकेला 2 लोगों को रोकूंगा, बाकी लोग बाकी दुश्मनों को संभाल लेना। एक लड़के ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया, लेकिन चू फैंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैंने बीच में ही उसे रोक दिया, मुझे तुम्हारी किसी स्ट्रैटेजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर मैंने सामने खड़े दुश्मनों को चुनौती दी, अगर हिम्मत नहीं है तो अभी घुटनों पर बैठकर भीख मांग लो। मेरी बात सुनते ही सब आग बबूला हो गए और मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। उनमें से एक भारी लोहे का डंडा लेकर मेरी तरफ झपटा। वो चिल्लाया, एक ही वार में तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं बिना डरे सीधे उसकी तरफ बढ़ा और सिर्फ एक हाथ से उसका पूरा हथियार रोक दिया। उसकी पूरी ताकत मुझे बच्चों के खेल जैसी लगी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा ये हथियार हमारी सू फैमिली के छोटे बच्चों के खिलौनों से भी बेकार है। अगले ही पल मैंने एक हाथ से उसका हथियार चकनाचूर कर दिया। वो पूरी तरह दंग रह गया। डर के मारे पीछे हटते हुए उसे आखिर समझ आ गया कि मैं कोई साधारण छात्र नहीं बल्कि एक ग्रैंड मास्टर हूं। मेरे साथियों ने जोर से कहा, बॉस, अब अगला स्टेज भी खत्म कर दीजिए, आप अकेले ही सबको खत्म कर सकते हैं। मैंने उन्हें पीछे हटने का इशारा किया और शांत आवाज में कहा, तुम सब बस पीछे खड़े होकर तमाशा देखो, इन सबसे मैं अकेला ही निपटूंगा। टकले आदमी ने गुस्से में अपनी काली शक्ति के साथ मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास पहुंचा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन पर पटक दिया। मैंने उन्हें उनकी औकात याद दिलाई, लेकिन अगले ही पल सब एक साथ मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने 36 शहरों की इज्जत की कसम खाकर अपना सबसे ताकतवर हमला किया। मैंने अपनी तलवार में 9 क्षेत्रों की शक्ति जगाई और हेवनली स्लॉटर तकनीक का इस्तेमाल किया। मेरी एक ही तलवार का वार उन सबके लिए मौत का पैगाम बन गया। उनकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं 7वें रैंक से भी ऊपर का मॉन्स्टर हूं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, 36 शहरों की ताकत इतनी भी नहीं कि मुझे जरा सा भी गंभीर होने पर मजबूर कर सके। तुम सब मेरे लिए सिर्फ कचरा हो।
बाहर खड़े कुछ लोग चिल्लाने लगे कि मैं नियम तोड़कर अपने देश की बदनामी कर रहा हूं। लेकिन मैंने उस तथाकथित हीरो की बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। तभी बचे हुए दुश्मनों ने गुस्से में अपने म्यूटेटेड एलियन बीस्ट छोड़ दिए। उसी पल सबके सामने सच आ गया कि उनका एलियन जाति के साथ गठबंधन था। ये अब सिर्फ मुकाबला नहीं था, ये पूरी इंसानियत के साथ गद्दारी थी। मुझे बेहद गुस्सा आ गया। मैंने फिर से हेवनली स्लॉटर चलाया और एक ही वार में उन सबको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये देखकर जनरल नासाबी और शदाई जाओचांग पूरी तरह बौखला गए। उन्होंने मुझ पर नियम तोड़ने का झूठा आरोप लगाकर हमला करने का फैसला किया। मैंने यांग जिन को एक तरफ धकेला और शदाई जाओचांग की तरफ उंगली करके पूरी दुनिया के सामने कहा, तुम लोग पूरी तरह सड़े हुए हो। तुम और तुम्हारी सेना सिर्फ कचरा हो। मेरी राह रोकने की औकात तुम में नहीं है। नासाबी ने मुझे धमकी देते हुए कहा, मेरे पिता पवित्र भगवान के 9वें रैंक के विशेष शिष्य हैं। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं जोर से हंस पड़ा। मैंने कहा, जिसे तुम पवित्र भगवान कहते हो वो तो एलियन जाति का पाला हुआ एक सस्ता कुत्ता है। इतना कहकर मैंने बिना एक पल गवाए अपनी तलवार घुमाई और एक ही वार में उस छोटे से जनरल को मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर शदाई जाओचांग अपनी 8वें रैंक की बिजली वाली शक्ति के साथ हवा में उड़कर मेरी तरफ आया। उसे पूरा भरोसा था कि मैं उसका सबसे ताकतवर हमला नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन मैंने शांति से अपनी वॉइड स्वॉर्ड निकाली और उसके पूरे 8वें रैंक के हमले को ऐसे 2 हिस्सों में काट दिया जैसे वो कोई मजाक हो। दूर खड़ा चू फैंग ये सब देखकर पत्थर की तरह जड़ हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मुझे क्यों नहीं पार कर पा रहा। मैंने तो उसके जैसा कोई खास दिल की ट्रेनिंग भी नहीं की थी। फिर भी वो अब तक इसी भ्रम में जी रहा था कि एक दिन वो मार्शल गॉड बनेगा और मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। मेरे बाकी साथी मेरे पास आ गए और मेरी जमकर तारीफ करने लगे। मैंने निहोंग और 36 शहरों के बचे हुए हारने वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है तुम्हारे एलियन मालिकों की पूरी योजना आज फेल हो गई। फिर मैंने जानबूझकर चू फैंग की बेइज्जती करते हुए कहा, चलो अब यहां बचा हुआ कचरा साफ करने का काम तुम्हारा है। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया। मैंने कहा कि मैं स्पाइस को ढूंढने जा रहा हूं, लेकिन मेरा असली मकसद चू फैंग का अगला बड़ा मौका छीनना था। पीछे खड़ा चू फैंग रो रहा था। वो सोच रहा था कि ये सारी इज्जत, तारीफ और शोहरत उसी की होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उससे सब कुछ छीन लिया। उसे उस हालत में देखकर मुझे काफी सुकून मिला। कुछ देर बाद चू फैंग अपने वाइस प्रिंसिपल टीचर हान के साथ एक अंधेरे जंगल से होते हुए एक गुप्त खंडहर की तरफ बढ़ा। उसे पूरा यकीन था कि वहां उसे भगवान स्तर की खेती करने वाली तकनीक मिलेगी, जिसकी मदद से वो मुझे कुचल देगा। लेकिन उस बेवकूफ को क्या पता था कि मुझे उसका पूरा राज पहले से ही मालूम था। मैंने पहले ही अपना 9वें रैंक का कल्टिवेशन कार्ड इस्तेमाल कर लिया था। अब अगले पूरे 24 घंटे तक मेरे पास एक शुद्ध 9वें रैंक ग्रैंड मास्टर की ताकत थी। मैंने अपना चेहरा लाल मास्क से ढक लिया और अपने चारों तरफ डरावनी आभा फैला दी, ताकि वो मुझे पहचान न सके। जैसे ही चू फैंग और उसका टीचर सुनहरी चाबी से पत्थर का दरवाजा खोलकर अंदर गए, मैं भी उनके पीछे अंदर पहुंच गया। मेरी आभा इतनी भारी थी कि चू फैंग का टीचर डर के मारे वहीं घुटनों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। मैंने भारी आवाज में कहा, मैं कई सालों से इस पवित्र खंडहर की रक्षा कर रहा हूं और तुम लोग चोरों की तरह यहां घुस आए हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका टीचर रोते हुए बार बार माफी मांगने लगा, लेकिन घमंडी चू फैंग आगे बढ़ा और चिल्लाकर बोला, ये खंडहर मैंने खोजा है। ये सुनहरी चाबी भी मेरी है, इसलिए यहां जो कुछ भी है सब मेरा है। उसका टीचर तुरंत उसे चुप कराने लगा। फिर उसने अपनी पहचान बताई कि उसका मालिक ताओ ताओ है और उसके पिता 9वें रैंक के रिसर्च डायरेक्टर है। उसने अपनी सारी चीजें मुझे देने की पेशकश की, बस बदले में उसकी जान बख्श देने की गुहार लगाई। मैं हंस पड़ा और बोला, तुम जैसी छोटी चींटियों के पास मुझे देने लायक कुछ भी नहीं है। मैंने तलवार निकाली और कहा, तुम दोनों के पास पूरे 30 सेकंड है, फैसला कर लो, कौन मरेगा और कौन जिंदा वापस जाएगा। समय खत्म होने के बाद मैंने उनसे आखिरी फैसला पूछा। टीचर हान ने बहादुरी दिखाते हुए खुद की जान देकर चू फैंग को बचाने का फैसला किया,
लेकिन खुद को हीरो कहने वाला चू फैंग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी टीचर की बलि देने को तैयार हो गया। उसकी इस स्वार्थी हरकत पर मैं हंस पड़ा। बिना एक पल गवाए मैंने अपनी तलवार सीधा उसके टीचर के सीने में घोंप दी। मरते समय भी टीचर को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस चू फैंग पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मैंने तलवार बाहर निकाली और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने रोते हुए चू फैंग से कहा, अगर अभी भी यहां खड़ा रहा तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। वो इतना बड़ा डरपोक निकला कि बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। मैं मुस्कुराया। मेरा मकसद भी यही था। मैं चाहता था कि चू फैंग अकेला रहकर तड़पे, ताकि मेरी पूरी योजना सफल हो सके। उसके बाद मैं सीधे उस खंडहर के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंचा। वहां एक सुनहरी चमकता हुआ कंकाल ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि पुराने समय का मार्शल सेंट नान शोंग फैंग था। मैंने उसे आवाज दी। अगले ही पल उसकी आत्मा जाग उठी और गुस्से में चिल्लाने लगी। उसने पूछा, मुझे इतने सालों से यहां कैद क्यों रखा गया है? उसने बताया कि मार्शल सेंट बनने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। लेकिन जैसे ही वो उस स्तर पर पहुंचा, एलियन जाति के ताकतवर योद्धाओं ने पीछे से हमला करके उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। रोते हुए उसने कहा, मैं सिर्फ 3 साल ही जी पाया और मरने के बाद भी मुझे कभी शांति नहीं मिली। उसकी पूरी दुख भरी कहानी सुनने के बाद मैंने शांत स्वर में कहा, तुम जिए या मरे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनकर उसकी आत्मा गुस्से से पागल हो गई और उसने अपना सबसे ताकतवर हमला मुझ पर कर दिया। मैंने तुरंत अपनी शक्ति जगाई और ओरिजिन सील तकनीक का इस्तेमाल करके उस 9वें रैंक की आत्मा को एक ऊर्जा के बुलबुले में कैद कर दिया। कैद होने के बाद उसे आखिर समझ आ गया कि मैं सुप परिवार से हूं। मैं मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें खत्म नहीं करूंगा। तुम अब मेरे लिए एक बहुत खास चीज बनने वाले हो। मैंने साफ कहा, तुम्हारा सबसे अच्छा इस्तेमाल यही होगा कि तुम्हें एक कोर बनाकर अपने पिता सुलोंग को मार्शल सेंट बनने में मदद दूं। मैंने चीखती हुई उस आत्मा को एक छोटे से चमकते हुए क्यूब में हमेशा के लिए सील कर दिया। मैं सोचने लगा कि ये अनोखा तोहफा देखकर मेरे पिता कितने खुश होंगे। उसी समय सिस्टम फिर से मेरे सामने चमका। बधाई हो, चू फैंग और उसके टीचर की पूरी योजना नाकाम करने पर मुझे कई शानदार इनाम मिले। मुझे डार्क जियांगांग स्वॉर्ड, बाउंड्री इंक्रीज कार्ड, पूरे 20,000 विलेन पॉइंट्स, गैंगसांग स्वॉर्ड आर्ट और एपिक रेन हुआंग सूत्र इनाम में मिले। मुझे तभी समझ आ गया कि इस समय यहां आना मेरा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मैं चाहता था कि एक साथ हुई इन 2 बड़ी हारों से चू फैंग का दिमाग पूरी तरह हिल जाए और उसकी तरक्की यही रुक जाए। अब मेरा ध्यान फिर से बाहरी दुनिया के असली युद्ध की तरफ गया, क्योंकि मेरे 9वें रैंक का कल्टीवेशन कार्ड अभी भी कुछ समय के लिए एक्टिव था। मैं आराम से वापस शहर के खंडहरों की तरफ पहुंचा। वहां शेंदाई झाओ कासांग अभी भी हमारे लोगों पर बेरहमी से अत्याचार कर रहा था। वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, डोंगदाओ और निहोंग के लोगों ने इंसानों से गद्दारी करके एलियन सेना का साथ इसलिए दिया क्योंकि तुम ड्रैगन नेशन ने हमें आगे बढ़ने से रोका था। उस गद्दार ने एलियन शक्ति की मदद से अपने दाहिने हाथ को एक विशाल लाल म्यूटेटेड पंजे में बदल लिया था। वो उसी पंजे से मेरे साथियों को कुचल रहा था और चारों तरफ खून बिखर रहा था। वो बेशर्म जनरल जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम इंसान कभी हमारी एलियन डार्क मैजिक को समझ ही नहीं सकते। आज तुम सबकी बलि देकर मैं खून की पूजा पूरी करूंगा। उसकी भयानक आभा पूरे इलाके में तबाही मचा रही थी। मेरे बाकी साथी और टीचर उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी रफ्तार उनके बस की बात नहीं थी। मैं अपनी काली बादलों और लाल बिजली वाली आभा के साथ सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, बाहरी दुनिया से आया हुआ एक भिखारी हमारी धरती पर खड़े होकर इतनी ऊंची आवाज में बोलने की औकात नहीं रखता। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में साफ 9वें रैंक का डर दिखाई देने लगा। मैंने बस अपनी तलवार पर हाथ रखा और अगले ही पल काली बिजली से भरा एक वार कर दिया। उस एक ही वार में उसका पूरा म्यूटेटेड हाथ शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर गया। उसका सारा घमंड एक पल में टूट गया। वो मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मेरी सारी दौलत, सारे खजाने तुम्हारे हैं।
मैं जिंदगी भर तुम्हारा वफादार कुत्ता बनकर रहूंगा। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा। उसकी बातों में सचमुच डर और पछतावा था, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। मैंने तुरंत अपना ब्लैक वेव हमला चलाया और अगले ही पल उसका पूरा शरीर धूल में बदल गया। बाकी बचे सभी लोग मेरे सामने झुक गए। उन्होंने मुझे अपना रक्षक बताया और मेरा असली नाम पूछने लगे। मैंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, तुम्हें मेरा नाम या पहचान जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम सब वापस अपनी मुख्य अकादमी लौट आए। मुझे पता था कि इस युद्ध का पहला चरण आखिरकार खत्म हो चुका था। अब सभी गुटों के बड़े नेता बैठकर ये फैसला करेंगे कि एलियन समर्थकों का पूरी तरह सफाया कब और कैसे किया जाए। मैंने दूर खड़े चू फैंग की तरफ देखा। उसे रोते हुए देखकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसके नकली आंसू ही मेरी जीत का सबसे बड़ा सबूत थे। तभी मेरा एक साथी मेरे पास आया। हंसते हुए उसने कहा, बॉस, उन म्यूटेटेड निहोम वालों की सहन शक्ति तो हद से ज्यादा थी। उनके एलियन अंगों को खत्म करने में काफी मेहनत लग गई। सच कहूं तो उन्हें जल्दी मारने के बजाय पहले थोड़ा और तड़पाना चाहिए था। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। हमने उन कचरों को इतनी आसानी से मरने दिया। फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें ऐसा मौका दूंगा कि तुम खुलकर मजा ले सको। उसी समय लिन पेंगशी मेरे सामने आ गई। वो पूरे आत्मविश्वास और चालाकी के साथ बोली, सुयू, उस एलियन दुश्मन का बाकी काम मेरे नाम पर कर दो। तुम पहले ही काफी नाम और शोहरत कमा चुके हो। ये छोटी सी जीत मुझे दे दो। फिर उसने बेशर्मी से कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी सारी पुरानी गलतियां माफ कर दूंगी और हम दोनों फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और जोर से हंस पड़ा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती या फिर सिर्फ ध्यान खींचने के लिए यहां चली आई हो? इतना कहकर मैं उसके पास गया और बिना एक पल सोचे उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो सीधे जमीन पर जा गिरी। ये देखकर चू फैंग आग बबूला हो गया। वो चिल्लाया, सुयू, तेरी इतनी हिम्मत! तभी पीछे से किसी ने उसे रोकते हुए कहा, चू फैंग, कुछ मत करना, वरना तुम नियम तोड़ दोगे। लेकिन चू फैंग बोला, यह सिर्फ एक मार्शल आर्ट स्पैरिंग है, इसमें कोई नियम नहीं टूट रहा। इतना कहकर उसने मुट्ठियां भींची और पूरी रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ पड़ा। वो गरज कर बोला, आज मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवा कर रहूंगा। मैंने बिना समय गवाए सिर्फ एक मुक्का मारा। उस एक ही मुक्के ने उसे हवा में उड़ा दिया। उसका पूरा शरीर दूर जाकर जमीन पर जोर से गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और अपना पैर उसके चेहरे पर रखकर उसे जमीन में दबा दिया। चू फैंग दर्द से चिल्लाते हुए बोला, सुयू, मुझे छोड़ दे, मेरी बेइज्जती मत कर। उसी समय लिन पेंगशी रोती हुई मेरे पास दौड़कर आई। वो बार बार मुझसे विनती करने लगी, तुम चू फैंग की इज्जत क्यों कुचल रहे हो? क्या उसका माफी मांगना भी काफी नहीं है? मैंने उसकी तरफ बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम यहां आकर मुझसे सवाल कर रही हो? इतना कहकर मैंने एक तेज ऊर्जा की लहर छोड़ी और वो दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ी। अब वो पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। दूसरी तरफ चू फैंग अभी भी मेरे पैर के नीचे दबा हुआ चिल्ला रहा था, सुयू, मुझे तुरंत छोड़ दे। मैंने उसे सख्त आवाज में चेतावनी दी। अगर दोबारा मेरे सामने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं ये भी गारंटी नहीं दे सकता कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह बचेगी या नहीं। उसी समय सिस्टम की परिचित आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी, बधाई हो, तुमने सफलतापूर्वक सन ऑफ डेस्टिनी चू फैंग की मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया है। उसकी इच्छा शक्ति में भारी उथल पुथल पैदा करने पर तुम्हें शानदार इनाम दिए जाते हैं। मुझे एक बेहद ताकतवर बॉडी फोर्जिंग तकनीक मिली। ये तकनीक 8वें रैंक पर पहुंचकर मेरे पूरे शरीर की कोशिकाओं को अमर स्तर तक बदल सकती थी। इस एक तकनीक से मेरे पूरे 100 साल की कठिन साधना बच सकती थी। मैंने मन ही मन सोचा, अभी इसे संभाल कर रखता हूं। जब यह तकनीक अपने असली परफेक्ट स्तर पर पहुंचेगी तभी इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। कुछ समय बाद अकादमी में एक बहुत बड़ी आधिकारिक मीटिंग बुलाई गई।
जहां सभी टॉप स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स एक साथ इकट्ठा हुए। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का अगला चैप्टर देखना है तो इस वीडियो पर 200 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा दो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जबरदस्त हाइप बनाना बिल्कुल मत भूलना।